नमस्कार। आजकल खुशहाल और लंबे जीवन के राज पर बहुत बात होती है और इसी कड़ी में एक किताब का नाम बार बार आता है, इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट्स टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। हाँ, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की ये किताब काफी मशहूर हुई है दुनिया भर में। बिल्कुल। आज हमारे पास इस किताब की एक कह सकते हैं विस्तृत समीक्षा है, एक डिटेल्ड रिव्यू जो इसके दावों और सिखाने वाली बातों की पड़ताल करती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये किताब वाकई लंबे और खुशहाल जीवन का कोई जापानी रहस्य खोलती है या ये सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प ट्रेंड है। हम्म। इस समीक्षा के जरिए हमारा मिशन है इकिगाई की असली अवधारणाओं को समझना और ये भी जानना कि समीक्षा के मुताबिक इस किताब की ताकत और कमजोरियां क्या हैं। चलिए इस समीक्षा की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो ये समीक्षा सबसे पहले हमें इकिगाई शब्द से ही रूबरू कराती है। ये जापानी शब्द है ना? हाँ। इसका कोई सीधा सरल अनुवाद हिंदी या अंग्रेजी में नहीं है, पर मोटा मोटा मतलब है आपके होने का कारण, या जैसे कुछ लोग कहते हैं सुबह बिस्तर से उठने की वजह। अच्छा, होने का कारण। हाँ, और समीक्षा बताती है कि किताब इसे 4 चीजों के संगम के रूप में दिखाती है: जुनून यानी पैशन, मिशन, व्यवसाय यानी वोकेशन, और पेशा यानी प्रोफेशन। वो 4 गोलों वाला चित्र, जैसे 4 रास्ते एक चौराहे पर मिल रहे हों, वो मैंने देखा है। हाँ, वही। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे जीवन का परफेक्ट बैलेंस खोजने का कोई फॉर्मूला मिल गया हो। यहीं पर समीक्षा एक बहुत जरूरी बात सामने लाती है। ये जो 4 वृत्तों वाला वेन डायग्राम है ना, हाँ। जिसे इकिगाई समझाने के लिए खूब इस्तेमाल किया जाता है, वो दरअसल पूरी तरह जापानी नहीं है। अरे सच में? हाँ, समीक्षा कहती है कि ये पश्चिमी दुनिया में इकिगाई को समझाने के लिए बनाया गया एक मॉडल है, और ये थोड़ा भ्रामक हो सकता है। अच्छा, भ्रामक कैसे? क्योंकि असली जापानी इकिगाई की जो अवधारणा है वो शायद इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा पर्सनल है। ये वेन डायग्राम एक तरह का सरलीकरण है। अरे वाह, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब जिस मॉडल को हम इकिगाई समझ रहे हैं, वो शायद इसका एक सिंप्लीफाइड वेस्टर्न वर्जन है। कुछ हद तक हाँ, समीक्षा यही इशारा करती है। पर किताब सिर्फ इस डायग्राम पर ही नहीं टिकी है। तो फिर किताब असल में क्या करती है? समीक्षा के अनुसार किताब जापानी संस्कृति से जुड़ी दूसरी बातें, मॉडर्न साइकोलॉजी के सिद्धांत, और सबसे ज्यादा ध्यान ओकिनावा द्वीप के लोगों की जीवन शैली पर देती है। ओकिनावा, हाँ, उनका जिक्र तो हमेशा लंबी उम्र के संदर्भ में आता है। बिल्कुल। ओकिनावा वो जगह है जहां दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले लोग रहते हैं। किताब इन सब धागों को बुनकर इकिगाई के इर्द गिर्द एक तस्वीर बनाने की कोशिश करती है। तो समीक्षा के मुताबिक ओकिनावा के लोग ऐसा क्या खास करते हैं? क्या राज है उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का? कुछ ठोस बातें पता चलती हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा ओकिनावा से जुड़े कई दिलचस्प पहलू बताती है। सबसे पहले तो उनका खान पान। खान पान, क्या खाते हैं वो लोग? खाने से ज्यादा कैसे खाते हैं। वहां एक कहावत है, हारा हाची बू। हारा हाचीबू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक भरो, पूरा नहीं। अच्छा, मतलब ठूस ठूस कर नहीं खाना है। हाँ, सोचिए ये हमारी प्लेट पूरी साफ करो वाली आदत के कितना उलट है। समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ कम खाना नहीं है, बल्कि अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनना और जरूरत से ज्यादा खाने से बचना है। कमाल है, ज्यादा जीने के लिए कम खाओ। सुनने में आसान है पर करने में शायद मुश्किल। और खाने के अलावा? समुदाय, कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। समीक्षा में मोआए का जिक्र आता है। मोआए, ये क्या है? ये सिर्फ दोस्त नहीं है, ये बचपन से बने हुए जिंदगी भर चलने वाले सोशल सपोर्ट ग्रुप्स हैं। एक तरह का सामाजिक सुरक्षा जाल। सामाजिक सुरक्षा जाल मतलब ये कैसे मदद करते हैं? समीक्षा बताती है कि ये समूह इमोशनल सपोर्ट देते हैं, मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, कभी कभी फाइनेंशियली भी मदद करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी, ये अपनेपन की, बिलोंगिंग की एक गहरी भावना देते हैं। आज के दौर में जहां अकेलापन इतनी बड़ी समस्या है, ये मुआए उसका सीधा तोड़ है। आपको पता होता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपका एक ग्रुप है जो आपकी परवाह करता है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। खान पान हो गया, सोशल कनेक्शन हो गया, और क्या है? क्या वो लोग बहुत कसरत वगैरह करते हैं, जिम जाते हैं? दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा के अनुसार वे जिम जाकर घंटों पसीना बहाने वाले लोग नहीं हैं। उनकी सक्रियता, उनकी एक्टिविटी जीवन का हिस्सा है। मतलब? जैसे बागवानी करना, रोज थोड़ा पैदल चलना, घर के काम करना, दोस्तों से मिलने जाना, ये सब उनकी दिनचर्या में शामिल है। ये जोरदार एक्सरसाइज की बजाय लगातार हल्की फुल्की गतिविधि का मॉडल है। अच्छा,
यानी एक्टिव रहना पर उसे बोझ न समझना। एग्जैक्टली गतिशीलता उनके जीवन में बुनी हुई है, अलग से करने वाली कोई चीज नहीं। और शायद सबसे अहम उनका नजरिया, उनका आउटलुक। बिल्कुल। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ओकिनावा के बुजुर्ग भी आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और उनके जीवन में एक उद्देश्य, एक पर्पस बना रहता है। रिटायरमेंट के बाद भी? हाँ, वे किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, चाहे वो कम्युनिटी के लिए हो या अपने शौक के लिए। उनमें ये भावना होती है कि वे अब भी उपयोगी हैं, उनका जीवन अब भी मायने रखता है। और यही शायद इकिगाई का असली सार है, हमेशा आगे बढ़ते रहने का कोई कारण होना। तो ये सब मिलाकर संतुलित भोजन, मजबूत सामाजिक रिश्ते, निरंतर सक्रियता और एक सकारात्मक उद्देश्यपूर्ण नजरिया, यही ओकिनावा का रहस्य है, जैसा कि समीक्षा बताती है। हाँ, और ये कोई एक जादुई नुस्खा नहीं, बल्कि जीने का एक पूरा तरीका है, एक होलिस्टिक अप्रोच। और अगर हम इसे किताब के मुख्य विषय इकिगाई से जोड़ें तो ये सब चीजें उस उद्देश्य को खोजने और बनाए रखने में मदद करती हैं। अब ओकिनावा के इन बाहरी अभ्यासों के अलावा समीक्षा किताब में बताई गई कुछ अंदरूनी मानसिक अवस्थाओं पर भी ध्यान दिलाती है, जैसे प्रवाह या फ्लो। प्रवाह, फ्लो, मतलब किसी काम में पूरी तरह खो जाना। हाँ, वही। जब आप किसी एक्टिविटी में इतने मग्न हो जाते हैं कि आपको समय का, आसपास की दुनिया का ध्यान ही नहीं रहता, आप बस उस काम में बह रहे होते हैं। हाँ, होता है कभी कभी ऐसा। समीक्षा बताती है कि किताब के अनुसार ये अवस्था गहरी खुशी और संतुष्टि का स्रोत है। और यहाँ एक और बात है, किताब इस अवस्था को पाने के लिए मल्टीटास्किंग से बचने की सलाह देती है। मल्टीटास्किंग से बचना? अरे, ये तो आज की दुनिया के बिल्कुल उलट है। हमें तो सिखाया जाता है कि एक साथ 10 काम करो, हमेशा कनेक्टेड रहो। सही कहा। लेकिन समीक्षा के मुताबिक ये किताब कहती है कि असली खुशी और संतुष्टि के लिए हमें एक समय में एक ही सार्थक काम पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार बाधित होना या कई चीजों में बंटे रहना हमें उस गहरी तल्लीनता, उस डीप इमर्शन से रोकता है जहां प्रवाह का अनुभव होता है। और ये प्रवाह की अवस्था समीक्षा के मुताबिक इकिगाई खोजने और उसे महसूस करने का एक अहम तरीका है। सही। जब आप किसी ऐसे काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो वो सिर्फ काम नहीं रहता, वो आपके होने का कारण का एक अनुभव बन सकता है। ये समझ आता है। अगर कोई अपनी जिंदगी में ज्यादा मकसद ढूंढ रहा है तो समीक्षा के मुताबिक ये फ्लो वाला आइडिया वाकई काम का हो सकता है। अच्छा, फ्लो के साथ साथ समीक्षा लचीलेपन यानी रेजिलियंस के महत्व का भी जिक्र करती है। हाँ, लचीलापन यानी जीवन की चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करने, उनसे उबरने और उनके हिसाब से ढल जाने की क्षमता। समीक्षा बताती है कि किताब इस पर जोर देती है और इसे भी ओकिनावा से जोड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि जीवन में मुश्किलें तो आती ही हैं, जरूरी ये है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। ओकिनावा के लोग शायद इसमें माहिर हैं। और इसी संदर्भ में समीक्षा अपूर्णता को स्वीकार करने यानी वाबी साबी के विचार का भी उल्लेख करती है। ये क्या चीज है? क्या ये रेजिलियंस से जुड़ा है? वाबी साबी, हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर जापानी अवधारणा है। ये परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, अधूरी, पुरानी या नेचुरल चीजों में खूबसूरती देखना सिखाती है। जैसे हाथ से बने मिट्टी के कप की अनोखी बनावट या पुरानी लकड़ी का बदलता रंग। जीवन के संदर्भ में इसका मतलब है अपनी और दूसरों की कमियों को स्वीकार करना, ये समझना कि कुछ भी स्थायी नहीं है और हर चीज में एक तरह की अपूर्ण सुंदरता है। तो ये हमें परफेक्शनिज्म के दबाव से मुक्त करता है। हाँ, कुछ हद तक। और ये लचीलेपन से जुड़ा है। लचीलापन सिर्फ मुश्किलों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें और जीवन की अपूर्णताओं को एक अलग नजरिए से देखना भी है। वाबी साबी इसमें मदद करता है। तो लचीलापन और उद्देश्य का क्या कनेक्शन है? गहरा कनेक्शन है। समीक्षा इसे ओकिनावा के सिद्धांतों से जोड़ती है। जीवन की कठिनाइयों और अपूर्णताओं को स्वीकार करना, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का एक कारण अपना इकिगाई बनाए रखना। जब आपके पास जीने का एक उद्देश्य होता है तो मुश्किल समय में भी टिके रहने की ताकत मिलती है। ठीक है, तो हमने किताब के मुख्य विचारों को समझा, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है। इकिगाई की अवधारणा, ओकिनावा के सबक, फ्लो और लचीलापन। अब समीक्षा किताब की खूबियों पर भी बात करती होगी। इस किताब को पढ़ने लायक क्या चीजें बनाती हैं? हाँ, समीक्षा इसकी कई खूबियों को गिनती है।
पहली और सबसे अहम है इसकी सरल और आकर्षक भाषा। सिंपल लैंग्वेज। ये कोई भारी भरकम एकेडमिक किताब नहीं है। आसानी से पढ़ी जा सकती है। बिल्कुल, आम पाठकों के लिए समझना आसान है। दूसरी खूबी है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं देती, प्रैक्टिकल टिप्स भी देती है। जैसे वो हरा हचीबू वाली बात या फ्लो खोजने के तरीके। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें पाठक अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। और समीक्षा ये भी कहती है कि ये किताब प्रेरणादायक है, इंस्पिरेशनल। हाँ, ये लोगों को अपने मूल्यों और लक्ष्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक कदम पीछे हटकर ये सोचने का मौका देती है कि उनके लिए सच में क्या जरूरी है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देती है। ये तो अच्छी बात है। और एक और पहलू जो समीक्षा में उभारा गया है, ये पूर्वी दर्शन को पश्चिमी मनोविज्ञान के विचारों से जोड़ने की कोशिश करती है। ये क्रॉस कल्चरल अप्रोच इसे थोड़ा अलग बनाता है। अच्छा, ईस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न साइकोलॉजी का मेल? हाँ, ये दिखाती है कि खुशी और उद्देश्य के विचार यूनिवर्सल हैं, भले ही अलग-अलग कल्चर में उन्हें अलग तरह से समझा गया हो। तो कुल मिलाकर समीक्षा के अनुसार ये पढ़ने में आसान, प्रेरणादायक, प्रैक्टिकल टिप्स वाली और क्रॉस कल्चरल किताब है। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। हाँ, क्या समीक्षा कुछ कमजोरियों या आलोचनाओं का भी जिक्र करती है? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा कुछ सीमाओं की ओर भी इशारा करती है। एक मुख्य आलोचना ये है कि कई कॉन्सेप्ट्स पर थोड़ी सतही तौर पर ही बात की गई है। ज्यादा गहराई, डीप एनालिसिस नहीं है। मतलब ऊपर से। हाँ, परिचय तो अच्छा देती है लेकिन जड़ों तक नहीं जाती। दूसरी आलोचना है दोहराव की, रेपिटिशन की। अच्छा, क्या दोहराया गया? समीक्षा का मानना है कि कुछ मुख्य बातें बार बार दोहराई गई हैं, जिससे किताब के कुछ हिस्से थोड़े खिंचे हुए या रेपिटेटिव लग सकते हैं। ये तो कई सेल्फ हेल्प किताबों में होता है, शायद मैसेज को पक्का करने के लिए। संभव है, लेकिन कुछ पाठकों को ये उबाऊ लग सकता है। और फिर वही बात आती है जिस पर हमने शुरू में चर्चा की थी, हो वेन डायग्राम वाली। हाँ, इकिगाई के वेन डायग्राम की कल्चरल एक्यूरेसी का सवाल। समीक्षा इस बात को फिर से रेखांकित करती है कि ये चित्रण पश्चिमी सरलीकरण है और इसे प्रामाणिक जापानी अवधारणा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो इन आलोचनाओं का सार क्या है? क्या ये किताब को कम उपयोगी बनाती है? देखिए, इन आलोचनाओं का मतलब ये समझना है कि ये किताब क्या है और क्या नहीं है। समीक्षा यही कहती है, ये जापानी दर्शन पर कोई गहरी एकेडमिक स्टडी नहीं है, बल्कि ये एक हल्की मोटिवेशनल किताब है जो कुछ अच्छे विचार और शुरुआती बिंदु देती है। आलोचनाएं पाठक की उम्मीदों को सही रखने में मदद करती हैं। अगर कोई विषय की बहुत गहरी समझ चाहता है तो उसे शायद और पढ़ना होगा। तो फिर अंत में समीक्षा ये किताब किसे पढ़ने की सलाह देती है? इसका सही पाठक मतलब टारगेट ऑडियंस कौन है? समीक्षा के मुताबिक ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और अपने जीवन में उद्देश्य खोजने की शुरुआत करना चाहते हैं। अच्छा, जो पर्पस ढूंढ रहे हैं। हाँ, और जो लोग भारी भरकम थ्योरी या एकेडमिक भाषा के बजाय हल्की फुल्की प्रेरणा देने वाली किताबें पसंद करते हैं। और शायद वो लोग भी जो जापानी संस्कृति, खासकर ओकिनावा की जीवन शैली और लंबी उम्र के रहस्यों के बारे में जानने को उत्सुक हैं। बिल्कुल, ये इन विषयों का एक सुलभ और दिलचस्प परिचय देती है, जिज्ञासा जगा सकती है। और समीक्षा ने इसे कुल मिला के क्या रेटिंग दी है? कोई स्टार वगैरह? समीक्षा इसे 5 में से 4 स्टार देती है। 4 स्टार, ठीक है। उनका सार ये है कि ये किताब अपने वादे पर खरी उतरती है। ये प्रेरक है, कुछ व्यवहारिक विचार देती है और पढ़ने में उत्साहजनक है। लेकिन ये उन लोगों के लिए शायद उतनी फायदेमंद ना हो जो इकिगाई या जापानी दर्शन की बहुत गहरी प्रामाणिक समझ आते हैं या जो एनालिटिकल स्टडी पसंद करते हैं। एकदम सही। समीक्षा के अनुसार ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु हो सकती है, प्रेरणा और कुछ दिशा निर्देशों के लिए। लेकिन अगर किसी को इकिगाई की अवधारणा में सच में गहरा गोता लगाना है तो उन्हें इस किताब से आगे बढ़कर दूसरे सोर्सेस को भी देखना होगा। तो आज के हमारी इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हमने इस समीक्षा के आईने में इकिगाई किताब को देखा, हमने इकिगाई की अवधारणा और उसके लोकप्रिय चित्रण के बीच के अंतर को समझा। हाँ, वो वेन डायग्राम वाला पॉइंट अहम था। बिल्कुल। फिर ओकिनावा से मिलने वाले जीवन के सबक जैसे हारा हचिबू और मोआई पर बात की, फ्लो और लचीलेपन यानी वावी साबी के महत्व को जाना, और साथ ही समीक्षा के नजरिए से किताब की खूबियों और कमियों को भी परखा। ऐसा लगता है कि ये किताब
उद्देश्यपूर्ण जीवन की तलाश करने वालों के लिए एक दरवाज़ा खोलती है, कुछ चाबियां देती है, लेकिन शायद पूरा नक्शा नहीं दिखाती। बिल्कुल सही कहा आपने। समीक्षा यह स्पष्ट करती है कि किताब एक आसान और आकर्षक परिचय जरूर है, लेकिन इकिगाई की असली अवधारणा शायद उस 4 वृत्तों वाले डायग्राम से कहीं ज्यादा गहरी, व्यक्तिगत और सांस्कृतिक रूप से जटिल है। ये किताब प्रेरणा का एक अच्छा स्रोत है, पर इसे अंतिम सत्य मान लेना शायद ठीक नहीं होगा। श्रोता के लिए अंतिम विचार, यह पूरी बातचीत हमें एक दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है ना? समीक्षा ने उजागर किया कि कैसे एक सांस्कृतिक अवधारणा जैसे इकिगाई जब वैश्विक मंच पर लोकप्रिय होती है तो अक्सर सरल या कह सकते हैं अनुकूलित हो जाती है। हाँ, उसे समझना आसान हो जाता है शायद। सरलीकरण की प्रक्रिया में क्या हासिल होता है, जैसे कि वो व्यापक पहुंच, और क्या खो जाता है, जैसे कि उसकी मूल बारीकियां या गहरा अर्थ। क्या सांस्कृतिक विचारों का इस तरह से पैकेज किया जाना हमेशा मददगार होता है, या ये उनकी असली आत्मा को कहीं धुंधला कर देता है? इस पर विचार किया जा सकता है।